कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं, ये कि ईडी ने जो अब तक कार्रवाई की है उसके कुछ प्रमुख सवाल हैं जिस पर बात करनी चाहिए। एक अनजान व्यक्ति के बयान पर ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया कि भूपेश बघेल के पास पैसा पहुंचता था मुख्यमंत्री जी के पास। इस बयान का सच क्या है, इसकी जांच अभी होनी बाकी है, पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर अब चुनाव में सामने है कि उन्होंने पैसे लिए। ईडी खुद कह रही है कि मुझे अभी जांच करनी है। पर बहुत दिलचस्प ये है कि एक व्यक्ति के बयान पर मेरे घर छापा पड़ता है, एक व्यक्ति के बयान पर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो है वो पूरा राजनीतिक मुहिम छिड़ जाता है। पर उन लोगों का क्या जिनके साथ इन अपराधियों की फोटो है? ये जो अभियुक्त हैं, रवि उप्पल हैं, उसका भाई राहुल उप्पल है, असीम दास है, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो फोटो है, सौरभ चंद्राकर की फोटो है, उसके बारे में मेरा ख्याल है इसी मंच पर बात हो चुकी है। फ़ोटो देख चुके हैं आपके भी व्हाट्सएप पर आया होगा। तो रमन सिंह जी को बताना पड़ेगा कि वो जो उनके साथ फ़ोटो है वो कौन है। माननीय राज्यपाल को बताना पड़ेगा, विजय बघेल जी को बताना पड़ेगा, मनोज तिवारी जी को बताना पड़ेगा, पर उनसे पूछेगा कौन? हम सब लोग जो कांग्रेस पार्टी में हैं उनके खिलाफ जो कुछ भी राजनीतिक दुष्प्रचार हो रहा है उसका आधार किसी अज्ञात व्यक्ति का बयान है। एक कोई सीबी वर्मा है जिसका बयान है, उसके आधार पर मेरे घर छापा। एक कोई शुभम सोनी है जिसके बयान पर भूपेश बघेल जी के ऊपर इतना बड़ा लांछन आरोप। पर जिनके साथ फोटो खींच रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहने हुए हैं, उनके खिलाफ ईडी का एक शब्द नहीं है। जिस कार में पैसा मिला उस कार का किस्सा आप सुन चुके, किसकी कार है वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के भाई की कार है। और ये हमारे आरटीआई के जो चेयरमैन हैं प्रदेश के, नितिन सिन्हा जी, उन्होंने आनन फानन में आरटीआई से कागज़ निकाले हैं और इसमें एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें ये कहा गया है कि परसों मतलब आज है 9 तारीख, 8 तारीख का कागज़ है, 7 तारीख तक, 7 नवंबर तक वाहन क्रमांक CG12AR6300 इनोवा क्रिस्टा का स्वामित्व अंतरण हेतु इस कार्यालय में कोई आवेदन लंबित नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये कार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, आप तक जुड़ी हुई है, परसों तक जुड़ी हुई थी। अब चूंकि वो अपराध में संलिप्त पाई गई है, वहां से पैसा मिला है, तो अब अगर कोई कार्रवाई होती भी है, कोई आवेदन आता भी है, तो वो तो अवैध माना जाएगा। किसी दुर्घटना के बाद तो वाहन का स्वामित्व बदला नहीं जा सकता। अभी ये जानना बचा है कि इस कार के मालिक के बारे में ईडी क्या करने वाली है। तो मेरा कहना ये है कि ईडी जो है वो दरअसल एम्बेडेड डिटेक्टिव्स ऑफ भाजपा हैं। जर्नलिज्म में हम लोग ये वाक्य शब्द बार बार यूज़ करते थे, एम्बेडेड जर्नलिस्ट बोलते थे। जब किसी सेना के साथ आप रिपोर्टिंग के लिए चले जाते हैं, किसी बड़े ग्रुप के साथ आप चले जाते हैं, तो एम्बेडेड जर्नलिज्म कहलाता है वो। तो ये एम्बेडेड डिटेक्टिव्स हैं। तो ये भाजपा के साथ जासूसी करने वाले लोग हैं, ईडी एम्बेडेड डिटेक्टिव्स हैं। तो जो सवाल हैं उसका जवाब तो ना आया है और ना मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जब तक हैं, तब तक नहीं आएगा। पर सवाल उठाना हमारा दायित्व है, हमको उठाना चाहिए, हम सवाल उठा रहे हैं। जहां कानूनी हमको रास्ता मिलेगा वहां कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे। मैंने मानहानि का मुकदमा
करने की तैयारी की है, मैंने नोटिस भेजा है, ज़रूरत पड़ेगी तो FIR भी करूँगा। बहुत धन्यवाद। आपके सवाल हों तो मैं लोकल लेवल पे ही होगा, ये बात तो प्राइम मिनिस्टर के मंच से कही गई है। मैंने जिस पर मानहानि का नोटिस भेजा है वो मंच रायपुर में था, भाजपा के कार्यालय में था, इसलिए इसका ज्यूरिसडिक्शन भी रायपुर ही होना चाहिए। तो नोटिस तो मैंने इसी आधार पे भेजा है। एक सवाल ये है कि आपकी सबसे पहले कार्रवाई सरकार की, और आप बता रहे हैं कि इस मामले में कुछ बड़े नेताओं की तस्वीर है वो उनसे जुड़े हुए, तो आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो अभी आई हैं, और चूंकि अभी इस समय आचार संहिता लागू है तो सब कुछ जो है वो अभी चुनाव आयोग के अधीन है, और मुख्यमंत्री जो हैं वो इस या कोई भी मंत्री जो हैं वो इस समय दिशा निर्देश नहीं दे सकते। पुलिस चाहे तो कार्रवाई कर सकती है, पर वो इस समय तो चुनाव आयोग के अधीन है, तो जो भी कार्रवाई होगी वो बाद में होगी। अभी तस्वीरें तो अभी आई हैं। वर्मा जी, प्रश्न था 2018 के पहले तक आप विशुद्ध पत्रकार थे, उसके बाद कभी राजनीति की बात करें तो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, संगठन में भी नहीं है आप, तो आप ईडी और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आप क्यों? देखिए, दो स्पष्टीकरण दे देता हूँ। मैं संगठन में हूँ, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट हूँ, तो मैं उस तरह से संगठन का हिस्सा हूँ। और राजनीति में मेरे आने का इरादा तो बहुत नहीं था, ईमानदारी से कहूँगा। 2016 में जब मैं आया था तो मैं एक दूसरी भूमिका में आया था, और पर 2017 में जो कुछ कारगुजारी रमन सिंह सरकार ने की उसने मुझे मजबूर किया कि मैं राजनीति में ठहरूं। 2017 में ब्लैकमेलिंग के एक आरोप में उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया मेरे इंदिरापुरम वाले घर से, 2 महीने जेल में रखा, और जिस दिन CBI ने चार्जशीट पेश की वो एक पर्टिकुलर धारा जो ब्लैकमेलिंग से जुड़ी हुई है वो धारा जो है उस चार्जशीट में है ही नहीं। CBI ने कहा कि ब्लैकमेलिंग का कोई केस है ही नहीं, और अभी जो हुआ है, जो जांच हुई है, जो चार्जशीट आई है, उसमें एक कॉलम होता है, मेरा नाम, मेरे घर छापा पड़ा, मेरे यहाँ जब्ती हुई, उसमें एक कॉलम होता है जिसमें लिखता है इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। कोई ऐसे सूत्र मिले क्या जिससे जांच आगे बढ़ती हो, उन्होंने लिखा है NA, नॉट एप्लीकेबल। मेरे घर से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे महादेव ऐप की जांच आगे बढ़ सकती हो। यही आशीष वर्मा के कॉलम में लिखा है, यही विजय भाटिया के कॉलम में लिखा है, यही मनीष बंछोर के कॉलम में लिखा है। तो जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो सवाल तो बहुत वाजिब है, पर ये आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा कि मैं क्यों। ये अलग मुद्दे पर प्रेस नोटिस है, आपने जिस गाड़ी का मुद्दा जिस पर काफी चर्चा हो, मेरा सर ये कहना है कि ऐसी क्या परिस्थिति थी कि जिस कार को बीजेपी का आसानी से प्रूव किया जा सकता था कि ये नंबर की कार जो है, अगर जाएंगे हम उसके डिटेल्स में तो बीजेपी की कार थी या बीजेपी की गाड़ी थी, ऐसी क्या परिस्थिति लगी? समय पे बहुत जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया कि उसी गाड़ी में जो बीजेपी की गाड़ी है उसमें वो पैसे रख दिए गए, या फिर बीजेपी का ये वजह से ये कार्रवाई आपके नजर में वो कार एक बिल्कुल मिस्ट्री की तरह है कि जिस पर पैसे रखे गए, पैसे पाए गए, पैसे वो उस गाड़ी की तस्वीर भी ईडी के साथ थी। ऐसी क्या परिस्थिति थी कि उसी गाड़ी पर जो बीजेपी का जिसमें नाम आ रहा है वो गाड़ी का, उस गाड़ी को सामने लाना पड़ा, ईडी की तरफ से गाड़ी दी। ईडी को कांग्रेसियों गाड़ी तो मिल नहीं सकती थी, जो आसानी से उपलब्ध हुई मिली, पर ये सवाल तो आप ईडी से पूछिए कि वही गाड़ी क्यों ले ली। किसके कहने पे अमर अग्रवाल जी को जो है आप बदनाम कर रहे हैं? प्रदेश का कोई नेता है कि राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता जो है वो बदला भुला रहा है? विनोद जी, ये सीधा चुनाव को प्रभावित करने का साफ दिख रहा है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मतलब उस तरफ खड़े होकर मेरी बात कही आपने, धन्यवाद। तो कांग्रेस क्या कर रही है ये बताएं। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जनता के मुद्दे पर, जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दे पर वोट मांग रही है। सुनिए ना, तो कांग्रेस को जो सबसे अच्छा करना आता है वो कर रही है,
कि हम जनता के बीच जनता के मुद्दों पर जनता से वोट मांग रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। तो एक तो ये है। दूसरा, कल राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय चुनाव आयोग को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने जाकर एक ज्ञापन सौंपा है और ये कहा है कि ये कानूनी दायरे में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है कि एक जांच एजेंसी के बहाने आप राजनीतिक मुद्दे उछाल रहे हैं। ये हमने कल शिकायत की है। ये शिकायत और ऊपर तक भी लेके जाएंगे, इसके ऊपर जहां भी जा सकते हैं वो जाएंगे। और तीसरी बड़ी बात यह है कि मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं। मेरे बस में तो इतना ही है कि मैं आपसे तथ्य आपके सामने रखूं। आपने कहा कि केंद्र सरकार ने रिलीज जारी करी, उसने बैन कर दिया। आप कहते हैं वो जारी है, महादेव अभी भी चल रहा है, उसके लिए लोगों को उपलब्ध है। क्या आपको इसमें भी कोई साजिश लगती है कि एक तरफ बैन करने की ऑर्डर जारी करते हैं रिलीज और उसके बावजूद भी जारी है? क्या इसको आपको साजिश लग रही है क्या? नहीं, साजिश नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की सुविधा है, आई वॉश है। वो हम लोगों को, जनता को बताना चाहते हैं कि हमने बैन कर दिया है। और एक टीवी चैनल, मैं नहीं कह रहा हूँ, उस टीवी चैनल ने बाकायदा वीडियो बना के दिखाया है कि कैसे महादेव ऐप अभी भी काम कर रहा है। तो मुझे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात ठीक लगती है कि भारतीय जनता पार्टी को महादेव ऐप के संचालकों से भारी भरकम कोई चुनावी चंदा मिला है, इसलिए कोई आगे कार्रवाई नहीं हो रही है, ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। एक सवाल पूछेंगे तो सुन पाऊंगा। आप पूछिए। जिस फोटो का आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि जो तमाम अभियुक्त हैं वो बीजेपी के फोटो खिंचवा रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि राजनीति से जुड़े जो लोग होते हैं वो सैकड़ों लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कौन अपराधी है। मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि सार्वजनिक जीवन में आप बहुत लोगों से मिलते हैं, पर एक कैसा संयोग है कि सारी फ़ोटो भाजपा के नेताओं के साथ है। दूसरा, आपने जो कहा उस वाक्य को मैं सुधारता हूँ कि अपराधी उनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपराधियों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, और इस वक्त चुनाव आचार संहिता है, तो जो कुछ तय करना है वो तो चुनाव आयोग को तय करना है। जब चुनाव आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस कार्रवाई करेगी, और फिर भी मैं ये बताने की स्थिति में नहीं रहूँगा कि वो क्या करने वाली है, क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। क्रिमिनल डिफेमेशन का नोटिस दिया है मैंने जी। मैंने बताया ना, सिद्धार्थ नाथ सिंह, केदार गुप्ता और अनुराग अग्रवाल। जी बताइए। ये तो सिर्फ अनुमान का विषय है, और ईडी की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल भी है। वो इस देश की इतनी बड़ी एजेंसी है मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली, और इतने असीमित अधिकार हैं, और कहीं कहीं पर तो भारतीय संविधान को दरकिनार करके अधिकार दिए हुए हैं। भारतीय संविधान कहता है कि आप तब तक निर्दोष हैं जब तक अपराधी साबित ना हो जाएं, और ईडी कहती है कि आप तब तक अपराधी हैं जब तक आप खुद को निर्दोष साबित ना कर लें। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन मी। तो ये शुभम सोनी क्यों आया है, शुभम सोनी के ज़रिए ये पैसा क्यों आया है, ये असीम दास जो हैं कौन हैं, और अचानक आके ये मालिक कैसे बन गया है, और ये किसको बचाना चाहते हैं, किसको सूली पर चढ़ाना चाहते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और ईडी मिल के तय कर रहे हैं। जी बताइए। आपने ये भी कहा कि कई मीडिया संस्थानों ने बिना क्या आप मीडिया संस्थानों को भी टारगेट करके कोई कार्रवाई करने की? ईमानदारी से बताऊं, ये सवाल आया था, ये सवाल चर्चा में आया था, पर हमने आपस में तय किया
कि जो भी मीडिया संस्थान कर रहे हैं इस वक्त, भले वो कितना भी आपराधिक हो, उनके ऊपर एक दबाव तो है। तो उस दबाव का मैं नाजायज़ फ़ायदा उठा लूँ और आपके ऊपर मुकदमा कर दूँ, ये ठीक नहीं होगा। एक राजनीतिक दल के नाते ठीक नहीं होगा। इसलिए हमने फैसला किया कि हम ये उनके विवेक पर छोड़ देते हैं, ये उनकी पत्रकारिता पर, उनकी निष्पक्षता पर, उनकी ईमानदारी पर छोड़ देते हैं कि वो क्या करेंगे। आखिरी में एक लाइन लिखा के कि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये लिख के आप कुछ भी दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। ये आप अपने भीतर जब झांकेंगे, अपनी पत्रकारिता को झांकेंगे, आपका संस्थान जब झांकेगा तो पाएगा कि वो क्या कर रहा था, पत्रकारिता कर रहा था कि कुछ और कर रहा था। धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी मुझे। जी, सांसद रवि किशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, महादेव पर जो आपके ऊपर आरोप लगे उसको लेकर कहा है कि बॉम्बे में आपके नाम से पिक्चर बनाया जा रहा है, क्या उन पर भी मानहानि दावा करेंगे? मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरा, आप इसको समझिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दस्तावेज नहीं है, सिर्फ प्रेस रिलीज़ है। ईडी की प्रेस रिलीज़ है, एक के बाद प्रेस रिलीज़ है, और उस प्रेस रिलीज़ को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग दौड़ भाग कर रहे हैं कि ये देखिए घोटाला हो। अरे भाई, प्रेस रिलीज़ लिखी किस भाषा में गई है और उसमें क्या लिखा है ये भी तो देख लीजिएगा। 508 करोड़ का आरोप है और उसमें एक लाइन लिखा है सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। ये जांच का विषय है। तो जांच का विषय तो ये भी है कि 3 राज्यों के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि जो पैसा अडानी का है वही मोदी का है, जो मोदी का है वही अडानी का है। तो जांच का विषय तो ये भी होना चाहिए। आप में से किसी ने तो लिखा नहीं आज तक। एक ड्राइवर के बयान पर मुख्यमंत्री पर आरोप लग जाता है, एक 3 राज्यों के राज्यपाल के कहने पर पत्ता भी नहीं खड़कता। तो ये तो परिस्थितियां हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।